आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता। आज हम केटीजी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। लास्ट क्लास में हमने क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में स्टडी, लास्ट वीडियो में क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जो थे ए और बी तथा पी सी टी सी, सॉरी क्रिटिकल वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट ए और बी तथा पी सी वी सी टी सी, जो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था क्रिटिकल, उनकी वैल्यूज निकाली थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा अब तक। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वंडर वॉल इक्वेशन थी उसमें ए और बी जो होते हैं, उन ए और बी स्थिरांक के जो मान है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जो ए और बी है उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होने की वजह से, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होने से, तो जो हमारा समतापी वक्र था, जो आइसोथर्मल ग्राफ हमने लास्ट टाइम पे खींचा था, अगर आपको याद हो, पीवी वक्र आइसोथर्मल, जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बताया था आपको, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर ग्राफ एक जैसा होने लग जाता है। तो लेकिन सभी के लिए क्या होता है, ए और बी के मान भिन्न भिन्न होने की वजह से बिल्कुल समान नहीं होता है ये। जो अगर आपको याद हो, पी और वी के बीच में जब ग्राफ खींचा था हमने, तो इस तरह से आया था। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाए थे, इस तरह से आता जा रहा था, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर बिल्कुल इतना सा रह गया था ये। ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल जो ग्राफ है, ये ए और बी के मान भिन्न भिन्न होने के कारण सभी गैसों के लिए एक समान प्राप्त नहीं होता है। तो क्या किया जाए कि क्या सजेशन क्या दिया गया कि यदि ए और बी को ऐसी समीकरण उत्पन्न करी जाए जो ए और जिसके अंदर ए और बी आए नहीं, जो वॉन डेर वाल स्थिरांक है वो ए और बी उसमें नहीं आए। क्यों आया ऐसा पिक्चर में, मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए आया, जो क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक जो घटना थी, क्रांतिक बिंदु के निकट समतापी ग्राफ एक समान था सभी गैसों के लिए, एक समान होना चाहिए था। लेकिन किंतु ए और बी के मान भिन्न भिन्न होने के कारण ग्राफ एक समान नहीं होता, तो ऐसी समीकरण की आवश्यकता पड़ी जिसमें ए और बी को रिमूव किया जाए। तो गैसों के लिए क्या दिया गया, गैसों के लिए दिया गया कि यदि गैस का दाब और क्रांतिक दाब का अनुपात किया जाए पी अपॉन पी सी, तो ये पी आर के बराबर होता है। पी आर है रिड्यूस्ड दाब, ठीक है, समानित दाब। इसी तरह वी अपॉन वी सी, ये समानित आयतन के बराबर होता है। इसी तरह टी अपॉन टी सी, ये समानित ताप की, टी पी सी क्या है, समानित ताप। इसी तरह पी आर समानित दाब और वो समानित आयतन। क्लियर। समानित ताप, दाब, आयतन, ये तीन गैसों के लिए बताई गई कि ये तीन समानित ताप, दाब, आयतन होते हैं कि यदि गैसों का दाब और उसका क्रांतिक आयतन का, क्रांतिक दाब के का अनुपात समानित दाब के बराबर होता है। इसी तरह आयतन और क्रांतिक आयतन का अनुपात समानित आयतन के बराबर होता है, इसे वी आर कहते हैं। और इसी तरह टी अपॉन टी सी टी आर के बराबर होता है। क्लियर। अब हमारे वॉन डेर वाल इक्वेशन पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से P बराबर क्या हो जाए, यहाँ से अगर देखें तो पी आर पी सी, इसी तरह V बराबर वी आर वी सी, इसी तरह T बराबर टी आर टी सी। वॉन डेर वाल समीकरण क्या कहती है, वॉन डेर वाल समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। पी वी और टी की वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखें, पी आर पी सी, ठीक है, प्लस ए अपॉन वी आर स्क्वायर वी सी स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह वी आर वी सी माइनस बी बराबर आर टी सी। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पर। क्लियर। अब ए पी सी वी सी टी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। पी सी बराबर क्या था, अगर आपको याद हो, पी सी बराबर था ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। इसी तरह टी सी बराबर क्या था, 8 ए अपॉन 27 आर बी, और वी सी बराबर था 3 बी। क्लियर। तो ये वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पुट करिए तो पी आर
इंटू पी सी, यानी कि ए अपॉन पी आर इंटू पी सी, यानी कि ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। क्लियर? ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर इंटू वी आर वी सी, वी आर सी, तो वी सी का मान रख दें तो वी आर 3b माइनस बी, क्लियर, बराबर आर टी आर, टी सी की वैल्यू कितनी है 8a अपॉन 27 आर बी। क्लियर? चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a अपॉन 27 बी का भाग देना है, या सिंपली एक चीज और करते हैं पहले। यहाँ पर यहाँ देखिए कॉमन निकालिए क्या है। अगर आप कॉमन निकालने बैठोगे यहाँ तो a कॉमन आ जाएगा इस इक्वेशन में से, ठीक है, क्लियर, बटे 27 बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन में से, या आप डायरेक्टली ऐसे करिए a अपॉन 27 बी का भाग लगाइए इसके अंदर इक्वेशन में, दोनों साइड a अपॉन 27 का भाग लगाइए। तो इस इक्वेशन में a अपॉन 27 का भाग होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगाओ a अपॉन 27 का, तो पी आर a अपॉन 27 बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस ये इक्वेशन अगर तो पहले ओपन कर लेते हैं अपन, 9b स्क्वायर वी आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगी, इसमें से b कॉमन आ जाएगा, 3vr माइनस 1, b कॉमन आ जाएगा यहाँ से, बराबर आर टी आर 8a अपॉन 27 आर बी। देखिए बुक्स में डायरेक्ट भाग लगा रखा है तो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। 3vr माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से देखिए इसमें से बी स्क्वायर कॉमन है, बी से ये कट जाएगा एक बार, क्लियर, तो क्या हो जाएगा देखो a अपॉन 27 बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ क्या बचा, पी आर इधर तो प्लस a कॉमन गया, बी स्क्वायर गया, तो 27 को भाग लगाओगे तो 27 ऊपर चला जाएगा, तो 9 से 27 कट जाएगा, 3 अपॉन वी आर स्क्वायर, ठीक है, 3 अपॉन वी आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। ये बी है 3vr माइनस 1 बराबर आर टी आर 8a अपॉन 27 आर बी। ये समझ में आया थ्री कैसे आया यहाँ पर, 3 इसलिए आया कि आप a अपॉन 27 बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ लगाओगे a अपॉन 27 बी स्क्वायर, 27 ऊपर जाएगा, ठीक है, कॉमन ले हुए यहाँ पर तो 27 ऊपर जाएगा, 27 ऊपर जाएगा तो 9 का भाग लगाओगे 3 आ जाएगा, क्लियर, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, बी से स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल और 27 बी से 27 बी कैंसिल, क्या बचा, पी आर प्लस 3 अपॉन वी आर स्क्वायर, 3 अपॉन वी आर स्क्वायर, क्लियर, 3 वी आर माइनस 1 बराबर 8, आर से आर कैंसिल, 8 टी आर। तो ये एक इक्वेशन निकल के आ गई फाइनली, इसके अंदर ए और बी दोनों ही नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर ए और बी दोनों ही नहीं है, तो ये इक्वेशन निकल करके आती है फाइनली कि इसके अंदर ए और बी दोनों नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से देखिए अब जो ये इक्वेशन निकल करके आई है इसे समानित समीकरण कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग स्टेट इक्वेशन कहते हैं, या रिड्यूस इक्वेशन, समानित इक्वेशन समीकरण बोलते हैं इसको। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट,
समानित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण का सबसे जो फिजिकल महत्वपूर्ण जो है इस समीकरण का वो क्या है, देखिए इस समीकरण यदि दो या दो से अधिक पदार्थों का ताप और दाब समान हो, टीआर और पीआर समान हो, तो उनका आयतन भी समान होगा। तो उनका समानित अवस्था का आयतन जो होगा वो भी समान होगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो यही क्या कहलाता है, संगत अवस्था कहलाती है। इसी को करेस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। करेस्पॉन्डिंग स्टेट का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन करेस्पॉन्डिंग स्टेट की, कि यदि दो या अधिक पदार्थों का समानित ताप व दाब समान हो तो उनका समानित आयतन भी समान होता है। इसे ही क्या कहते हैं, संगत अवस्था कहते हैं। इसे ही करेस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्था कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग स्टेट का नियम कहते हैं। तो ये इक्वेशन जो है परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि इसके अंदर ए और बी कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसलिए इक्वेशन एकदम हर चीज एक्यूरेटली व्याख्या कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से समानित अवस्था समीकरण का उपयोग किया गया और इजीली कैलकुलेट किया गया। पी आर, टी आर, वी आर और टी सी, वी सी, पी सी वगैरह इजीली कैलकुलेट किया गया। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब जो क्रिटिकल फिनोमिना था उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, क्योंकि इसमें ए और बी का वैल्यू कहीं पर भी नहीं आती है, विलुप्त कर दी जाती है, हटा दी जाती है। तो ये कहलाता है सामान्य अवस्था का नियम। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सामान्य अवस्था में क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि जो समतापी वक्र है क्रांति घटना पर एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ए और बी के मान डिफरेंट होने की वजह से वो एक जैसा नहीं रहता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, समानित एक रिड्यूस दाब, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस दाब और रिड्यूस टेम्परेचर और आयतन का यूज किया। और वो क्या होता है, पी अपॉन पीसी को पी आर बोलते हैं, वी अपॉन वीसी को वी आर बोलते हैं, टी अपॉन टीसी को टी आर बोलते हैं। क्लियर। तो पी बराबर पी आर वीसी, वी बराबर वी आर वीसी और टी बराबर टी आर टीसी होता है। तो वॉन्डरवॉल समीकरण में अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे हम सिंपली और टीसी पीसी वीसी की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल करके आएगी। ये आएगी, इसमें हमने सिंपली कॉमन लेकर के काटा, तो इक्वेशन निकले पी आर प्लस 3 अपॉन वी आर स्क्वायर 3 वी आर माइनस 1 बराबर 8 टी आर। इसे समानित अवस्था समानित समीकरण कहते हैं, समानित इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और इसका महत्व क्या है कि यदि किसी दो पदार्थों का समानित ताप और दाब समान हो तो उनका समानित आयतन भी समान होता है, क्योंकि इसके अंदर ए और बी कहीं भी नहीं आ रहा है। यही संगत अवस्था का नियम कहलाता है और इसे संगत अवस्था समीकरण हम भी कहते हैं। क्लियर। तो इसकी इस तरह से एक्सप्लेन की गई सम कंप्लीट इक्वेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे गैसों का लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं, गैसों का द्रवण कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो विधियां, महत्वपूर्ण विधियां जो बनाई गई। पहली विधि थी लिंडे विधि, जो फर्स्ट विधि थी वो है लिंडे विधि। ठीक है, लिंडे विधि के लिए जो ग्राफ बनाया गया वो आपके सामने है। सॉरी, लिंडे विधि के लिए जो डायग्राम बनाया गया, लिंडे मेथड। देखिए क्या है इसमें, सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज आपको ध्यान रखनी है लिंडेज मेथड के अंदर वो ये है कि ये जो लिंडेज मेथड है ये जूल थॉमसन थ्योरी पर काम करता है, जेटी थ्योरी पर। और जेटी थ्योरी आपको पढ़नी है तो मैंने कैटीजी के जो पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनके अंदर जेटी थ्योरी दे रखी है। दिस मेथड इज कंप्लीटली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन, कूलिंग इफेक्ट ऑफ जूल थॉमसन, कूलिंग इफेक्ट ऑफ जूल थॉमसन। देखिए क्या करते हैं, इसमें जिस गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है उस वायु को सबसे पहले यहाँ से कंप्रेसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, वायु को, इस कंप्रेसर का कार्य क्या है, कंप्रेस पी एंड टी बढ़ाना, किसी गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है, जब किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस गैस को कूलेंट से गुजारते हैं। कूलेंट से गुजारने का काम क्या है, टेम्परेचर को कम करना। टेम्परेचर कम करके उस गैस को सर्पिलाकार नली से गुजारते हैं। इस तरह से सर्पिलाकार नली होती है। सर्पिलाकार नली से गुजारने का कारण क्या है, गैस को लंबे समय तक ट्रेवल कराना, जिससे टेम्परेचर के मान में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है और अंत में गैस को एक
जूल थॉमसन के अनुसार यहाँ से जेट एक छोटा सा छिद्र से गुजारा बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके इस सर्पिलाकार नली के अंदर जो गैस भरी है वो उच्च दाब पर भरी होती है, हाई प्रेशर पर, और जब बाहर भेजेंगे तो लो प्रेशर पर जाएगी। और जूल थॉमसन क्या कहता है, यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक्सपेंड करी जाए, प्रसारित की जाए, तो गैसों को तो निम्न दाब की ओर प्रसारित किया गया तो गैसों को अंतराण्विक आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य करना पड़ेगा, जिससे गैस की गतिज ऊर्जा में लॉस होगा, और गतिज ऊर्जा में लॉस होगा तो टेम्परेचर में कमी होगी, गैस ठंडी होते हुए धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई तो गैस को वापस यहाँ से होते हुए कंप्रेसर में भेजते हैं, फिर वापस वही प्रोसीजर अपनाते हुए इसे सर्पिलाकार नली से गुजारा जाता है। तो इस तरह से लिंडे विधि काम करती है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस, किस पर काम करती है, जूल थॉमसन थ्योरी पर काम करती है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ जूल थॉमसन पर कार्य करती है। वायु को सबसे पहले कंप्रेसर में, जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देता है, फिर कूलेंट से गुजारते हैं जहाँ टेम्परेचर डाउन किया जाता है, फिर सर्पिलाकार नली से गुजारते हैं, जिससे धीरे धीरे गैस के ताप में कमी होने लगती है, और फिर अंत में जूल थॉमसन के अनुसार छोटे से छिद्र से बाहर निकालते हैं, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं। तो गैस को अपने अंतराणिक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, टेम्परेचर में कमी आती है, और गैस अंत में किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। नेक्स्ट मेथड है, जो अगला मेथड है वो है क्लोडे मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है क्लोडे विधि। क्लोडेज मेथड देखिए सेम, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये है जेटी थ्योरी यानी कि जूल थॉमसन का सिद्धांत प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन पर कार्य करती है, रुद्धोष्म प्रसार पर। रुद्धोष्म प्रसार पर कार्य करती है। देखिए जेटी थ्योरी प्लस रुद्धोष्म प्रसार, क्या मतलब है रुद्धोष्म प्रसार का? रुद्धोष्म प्रसार का मतलब होता है गैस को एडियाबेटिक रूप से कार्य करवाना है, रुद्धोष्म रूप से कार्य करवाना होता है, गैस को डब्लू करवाना होता है। रुद्धोष्म का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो किसी उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। क्यों? यहाँ क्यों का मान कितना होता है? 0, कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो जब गैस कार्य करेगी तो गैस को बाहर से उष्मा तो ले नहीं दी गैस, तो गैस को कार्य करने में उष्मा की हानि होगी। उष्मा की हानि कहाँ होगी? गैस की खुद की एनर्जी यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स के विरुद्ध कार्य करेंगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी में लॉस और टेम्परेचर में कमी। तो दो तरह से टेम्परेचर में कमी की जाती है। देखिए क्या है, इस गैस को लिक्विड करना, पहले कंप्रेसर में भेजेंगे। कंप्रेसर का काम क्या है? पी एंड टी बढ़ाना, शीतलक से गुजारेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे। अब इस गैस का कुछ भाग तो शीतलक में सर्पिलाकार नली से गुजारेंगे, जैसे कि लिंडे मेथड में गुजारा था। एक भाग से क्या करवाया जाएगा? एक पिस्टन पर कार्य करवाया जाएगा। एक भाग यहाँ से निकाला और उसको कहाँ भेजा? ये पिस्टन पर, रुद्धोष्म पिस्टन होता है ये। अब पिस्टन को बाहर की तरफ जब गैस धकेलेगी तो गैस को कार्य करना पड़ेगा। गैस को कार्य करना पड़ेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी। गैस के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी तो होती है। अगर हम किसी चीज को धक्का देंगे तो हमें भी तो कार्य करना पड़ेगा, तो हानि, ऊर्जा में हानि होगी। ऊर्जा में हानि होगी तो किस में हानि होगी? टेम्परेचर में हानि होगी, गैस ठंडी होने लग जाएगी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा सर्पिलाकार नली से फिर यहाँ से जेट से निकालेंगे, वही जैसे जो थोड़ी देर पहले बताया था लिंडे विधि में। तो जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करेंगे, इस तरह से गैस को क्या हुआ, और आयन इंटरमोलिकुलर फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और अंत में गैस ठंडी होने लग जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से दो तरीके से गैसों को ठंडी किया जाता है। दो तरह से गैसों की ऊर्जा में हानि करी जाती है, इससे टेम्परेचर में लॉस होता है। टेम्परेचर जब कम होगा तो गैस ठंडी होगी, ठंडी होकर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है। तो सिंपली केवल दो, एक सिंपल मेथड है लिंडे विधि जिसमें केवल जूल थॉमसन काम करेगा। क्लोडे विधि इसमें जूल थॉमसन के साथ साथ रुद्धोष्म प्रसार कार्य करेगा, एक पिस्टन पर कार्य करवाया जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों मेथड है, तो एग्जाम में आ जाते हैं दोनों मेथड डिप्लोमा लेवल पर। तो आप पढ़ें, यहाँ तक ये कैटेगरी खत्म होता है। यहाँ पर किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।